Hello students, hope all of you are doing great and myself Vikas Gupta, your mathematics mentor, and today we are here for lecture number 3 of permutation and combination. हम लोग ने ऑलरेडी 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं एंड आज हम लोग एनसीआर एनपीआर की कुछ क्वेश्चंस, राउंड टेबल के कुछ क्वेश्चंस और एडिशनल कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, seven different letters are given. The number of ways in which words of 5 letters can be formed such that at least one of the letter is repeated. अच्छा, तो एक लेटर रिपीट करना है, एटलीस्ट एक लेटर रिपीट करना है। तो इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम लोग सारे केसेस बनाए, जैसे कि मेरे पास 5 लेटर्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक लेटर चूज करेंगे 5 में से जो एक बार रिपीट हो। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 में से 2 लेटर चूज कर ले जो रिपीट हो। ऐसे हम लोग को बहुत सारे केसेस बनाने पड़ेंगे। लेकिन ऑल्टरनेट मेथड क्या है कि अगर मुझे पता चल जाए टोटल वेज कितने हैं, जैसे अगर मेरे पास 5 लेटर्स वर्ड बनने वाले हैं, ठीक है, तो आउट ऑफ 7 एनी वन कैन बी हियर। सिमिलरली रिपीटेशन अलाउड है, तो इधर पर भी 7 ऑप्शन है, यहाँ पर भी 7 7 7। तो आप देखेंगे तो 7 raised to 5 वेज अवेलेबल है मेरे पास टोटल। अब इन टोटल वेज में से अगर मैंने उन वेज को सब्ट्रैक्ट कर दिया जिसमें लेटर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, ठीक है, नो रिपीटिशन, तो वो कैसे होगा कि कोई भी 7 में से मैं 5 वेज सिलेक्ट कर लूं और लेटर्स है तो मैं उनको अगर आपस में शफल करूंगा, तो ये तो वो केसेस ना जिसमें मेरे लेटर्स रिपीट नहीं हो रहे। तो टोटल में से मैंने अगर वो केसेस सब्ट्रैक्ट कर लिया जिसमें मेरे से लेटर रिपीट नहीं हो रहे थे, तो मुझे वो पता चल जाएगा कि मेरे पास कितने तरीके के लेटर्स ऐसे बनेंगे, कितने तरीके के वर्ड्स ऐसे बनेंगे जिसमें लेटर्स रिपीट होंगे। तो एक्चुअल नंबर ऑफ वेज इन विच एट लीस्ट वन ऑफ द लेटर इज रिपीटेड। ये क्या होगा हमारा, टोटल वेज माइनस नो रिपीटिशन। तो इसको टोटल वेज कितना है हमारे पास, 7 raised to 5, और नो रिपीटिशन वाला है 7c5 × 5 फैक्टोरियल। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 14287, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट सम, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स ए बी सी डी such that B should not follow A, C should not follow B and D should not follow C। अच्छा, इसको केसेस लिखते हैं पहले हम लोग, क्या कर सकते हैं इसमें। कंडीशन ऐसा है कि अगर मेरे पास A है तो A के बाद B नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर मेरे पास C शुड नॉट फॉलो B, तो B है तो उस B के बाद C नहीं आना चाहिए। एंड D शुड नॉट फॉलो C, एंड अगर मेरे पास C है तो C के बाद D नहीं आना चाहिए। उन्होंने बोला 4 लेटर वर्ड्स बनाओ, लेकिन ये वाले कंडीशंस का आपको ध्यान देना, ठीक है। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, केस 1 हम लोग क्या करेंगे, ए को फिक्स कर लेते हैं। 4 लेटर वर्ड्स है तो मेरे पास 3 वेकेंट स्पेसेस बचेंगे। अगर मेरा बी ए के बाद नहीं आ सकता ना, तो बी क्या होगा, या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा। दो ही केसेस पॉसिबल है, या तो इधर होगा या तो इधर होगा। एंड बी के बाद मुझे सी नहीं डालना है ना, तो मैं इधर पे डी डाल दूंगा, तो इधर पे हो गया सी। एक केस ये हो गया। और मैं अगर इधर पे सी रखूंगा और इधर डी रखूंगा तो मेरा ये वाला केस absurd हो जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डी डालना पड़ेगा, यहाँ पर सी। तो आप देखोगे अगर मैंने ए को फिक्स किया तो मेरे पास 2 वेज बन रहे हैं, ठीक है। केस 2 हम क्या करेंगे कि बी को फिक्स कर देते हैं। अभी भी मेरे पास 3 ऑप्शंस है, बी को मैंने फिक्स कर दिया। देखो उसने क्या बोला था, ए के बाद बी नहीं आना चाहिए ना, बी के बाद तो ए आ सकता है। तो ए के पास फिल होने के लिए 3 ऑप्शंस है, ठीक है। अब मेरे पास बात आती है सी एंड डी की। अगर मैं सी पहले लिखता हूँ डी बाद में लिखता हूँ तो मेरा ये वाला केस absurd हो जाएगा। तो मुझे क्या करना होगा, डी पहले सी बाद में। सिमिलरली अभी अगर मैं चाहूँ यहाँ पर सी लिखूँ यहाँ पर डी लिखूँ, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर सी लिखा तो मेरा ये वाला केस absurd हो जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डी पहले सी बाद में, और सिमिलरली डी पहले सी बाद में। तो जब मैं बी की बात करूँ तो मेरे पास 3 वेस है। केस 3 क्या करेंगे हम लोग, सी को फिक्स कर लेते हैं। सी को मैंने फिक्स कर लिया, सी को मैंने फिक्स कर लिया। सी के बाद क्या होना चाहिए, डी नहीं आना चाहिए। तो डी नहीं आना चाहिए सी के बाद, मतलब इधर तो फिल नहीं कर सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डी यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए। अच्छा, मैंने एक एक्स्ट्रा लिया, देखते हैं कैसे होगा। अब मेरे पास 2 चीजें बची, ए एंड बी।
सी के बाद बी आ सकता है तो बी इधर आएगा, ए इधर आएगा, ठीक है। सी के बाद ए भी आ सकता है तो सी के बाद ये हो गया, ठीक है, ठीक है, ये हो गया, ओके। बी इधर आएगा एंड ए इधर आएगा क्योंकि बी के बाद ए अलाउड है। और हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या? अगर मैंने डी इधर फिल किया, ए इधर फिल किया और बी इधर किया तो ये भी तो एक करेक्ट केस है ना? क्यों? क्योंकि ए के बाद बी अलाउड नहीं है लेकिन ए के बाद डी तो अलाउड है। तो जब मैंने सी को फिक्स किया तो भी मेरे पास कितने वेस आ रहे हैं? 3 वेस। और एक लास्ट केस यही होगा कि हम लोग डी को अपना स्टार्टिंग फिक्स कर ले। तो अगर मैं डी को स्टार्टिंग फिक्स कर लेता हूँ, देखते हैं कितने केसेस बनेंगे। डी को अगर मैंने स्टार्टिंग फिक्स किया, उसने बोला था कि डी सी के बाद नहीं आना चाहिए ना, डी मेरा सी के बाद नहीं आना चाहिए, लेकिन डी के बाद सी तो आ सकता है। तो सी मेरे पास 3 केसेस है, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, या तो यहाँ आएगा। अब मुझे फिल करना है ए और बी। देखो, मैं ए को पहले रखकर बी को फिल नहीं कर सकता क्योंकि ये वाला केस आ जाएगा फिर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बी को पहले रखना पड़ेगा, ए को बाद में, ठीक है। बी को मैंने पहले रखा, ए को बाद में। अब मुझे यहाँ पर ए रखना पड़ेगा और यहाँ पर बी रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बी रखता तो बी सी ये वाला केस पॉसिबल नहीं होता। एंड फिर से मुझे डी हो गया, बी को यहाँ रखना पड़ेगा, ए को यहाँ रखना पड़ेगा। तो आप देखोगे तो मेरे पास फिर से 3 केसेस पॉसिबल हुए। तो आप टोटल नंबर ऑफ वेज देखोगे तो हमारे पास होगा 3 + 3 + 3 + 2 विच इज नथिंग बट 11 वेज। तो इधर का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट सम, द सम ऑफ 5 डिजिट नंबर इन विच ओनली ऑड डिजिट अकर्स विदाउट एनी रिपीटिशन। अच्छा, सम ऑफ नंबर्स, इसका हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया था, वो था n-1 फैक्टोरियल सम ऑफ ऑल डिजिट्स इनटू 1 1 1 1 1। ये कितनी बार आएगा? नंबर ऑफ डिजिट्स टाइम्स सम ऑफ 5 डिजिट नंबर इन विच ओनली ऑड डिजिट्स अगर। तो ऑड डिजिट्स क्या होंगे हमारे पास? ऑड डिजिट्स होंगे 1 3 5 7 एंड 9। तो फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं, 5 डिजिट नंबर था तो ये हो गया 5-1 फैक्टोरियल सम ऑफ ऑड। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 एंड इधर आ गया हमारे पास 1 1 1 1 1, ठीक है। ये हो गया 4 फैक्टोरियल, ये हो गया 5 है तो n² हो जाएगा, तो ये हो गया 25 और ये हो गया 1 1 1 1 1। इसको सॉल्व करेंगे 24 25 1 1 1 1 1। 24 इंटू 25 किया हम लोग ने तो ये 600 होगा और ये 1 1 1 1 1। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे? 6 6 6 6 6 0 0। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, ये कंडीशन दिया हुआ है और हम लोगों को बताना है कि कौन सा वाला केस ट्रू होगा, ठीक है। इसे सॉल्व करता है। सबसे पहले दिया हुआ है NPR-1 अपॉन ए, ये बराबर है हमारा NPR अपॉन बी। NPR का फॉर्मूला हम लोग को पता है, वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन n-r का फैक्टोरियल। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया n फैक्टोरियल n-r+1 का फैक्टोरियल और इधर आया a। ये किसके बराबर होगा? n फैक्टोरियल n-r का फैक्टोरियल और ये आया इधर पे b, ठीक है। अगर हम इसको फर्दर स्प्लिट अप करेंगे तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? n-r+1 इंटू n-r का फैक्टोरियल। और आप देखो, ये वाला केस, ये वाला केस, ये वाला और ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा, फाइनली जो हमारे पास बच रहा है वो बच रहा है 1/n-r+1 इंटू ए। ये किसके बराबर है? 1/b। दैट इज b/a का वैल्यू किसके बराबर है? n-r+1। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये हो रहा है NPR/b, ये बराबर है NPR+1/c। इसको सॉल्व करेंगे तो हो गया n फैक्टोरियल n माइनस, एक मिनट, n-r का फैक्टोरियल अपॉन b और ये हो जाएगा n फैक्टोरियल n-r-1 का फैक्टोरियल और ये हो गया c। कैंसिल करेंगे तो ये पार्ट हमारा एलिमिनेट हो गया।
इस n माइनस आर को हम ऐसे लिखेंगे n माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल। ये पार्ट और ये पार्ट भी एलिमिनेट हो गया, तो हमारे पास आ रहा है 1 अपॉन एन माइनस आर इंटू बी इक्वल टू 1 अपॉन सी। दैट इज एन माइनस आर था एन माइनस आर माइनस वन, तो हम इसे कैसे लिख दें? ठीक है, इसे आप ऐसे लिखो सी अपॉन बी। ये सी अपॉन बी हो जाएगा एन माइनस आर। हमारे पास एन माइनस आर का ऑलरेडी एक रिलेशन था, तो हम लोग क्या करेंगे, इस सी अपॉन बी में एन माइनस आर प्लस वन माइनस वन ऐड कर देते हैं। तो देखो एन माइनस आर प्लस वन का एक रिलेशन हमारे पास ऑलरेडी है, तो ये हो गया सी अपॉन बी, ये हो जाएगा बी अपॉन ए माइनस वन। ये किधर से आया? फ्रॉम वन। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कैसे हो जाएगा ये। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा सी अपॉन बी, बी माइनस ए अपॉन ए। इसे इधर भेज दो आप, तो ये हो गया ए सी, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो बी स्क्वायर हो गया हमारा ए सी प्लस ए बी। तो बी स्क्वायर में से अगर इधर पे आएगा ए, सी प्लस बी या बी प्लस सी। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट सम। The number of ways in which you can find to pack 9 different books into 5 parcel if 4 parcel must contain 2 books each। हम लोग ने एक ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है अपने ऑफलाइन लेक्चर्स में, डिवीजन इनटू ग्रुप्स। अगर मेरे पास समझो 10 ऑब्जेक्ट है और मुझे उसे 2 के और 3 के और 5 के ग्रुप्स में डिवाइड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? 10 सी 10 में से पहले 2 सिलेक्ट करेंगे, फिर बाकी के 8 में से 3 सिलेक्ट करेंगे एंड लास्टली 5 में से 5 सिलेक्ट कर लेंगे। तो कैसे होता था ये? 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। आप इधर देखो, ये एलिमिनेट हो गया, ये और ये एलिमिनेट हो गया, तो मेरा जो सॉल्यूशन है वो है 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। अब ये जो सोल्यूशन आया है इसमें पैटर्न आप ऑब्जर्व करोगे, 10 2 3 5, 10 2 3 5, ये तो सेम ही है ना जो मैंने इधर पे डिवाइड किया था ग्रुप्स में। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये कब वैलिड है? जब मेरे जो ग्रुप्स है वो डिस्टिंक्ट है। ग्रुप्स आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, लेकिन अगर मेरा ग्रुप ऐसे होता है 10 फैक्टोरियल, 10 2 2 और ये होता 6, तो हम लोग क्या करते हैं कि 10 फैक्टोरियल लिखते, सिमिलरली 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। लेकिन ये जो दो के ग्रुप्स है वो 2 बार हो रहा है ना, तो उसको हम लोगों को 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ता। क्यों? क्योंकि इधर पे ग्रुप्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। तो अब सोल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन का। उसने बोला है द नंबर ऑफ वेज इन विच you can find to pack 9 different book into 5 parcel if 4 parcel must contain 2 books each। तो 9 मेरे पास ये है बुक्स है, उसको 5 पार्सल्स में डिवाइड करना है सच दैट 4 पार्सल में 2 2 है, फाइनल एक पार्सल में हमारे पास एक है। तो इसको करेंगे 9 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। और ये जो 2 है ये मेरा 4 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको 1/4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, the sum of all natural numbers smaller than 10 raised to 4 in which all the digits are distinct। ठीक है, 10 रेज टू 4 मतलब हो गया 1 2 3 4, मतलब ये मेरे पास 5 डिजिट नंबर बनेगा। अब 5 डिजिट नंबर से छोटे नंबर चाहिए ना हमें, तो 5 डिजिट से छोटे क्या होंगे? 4 डिजिट हो सकता है, 3 डिजिट हो सकता है, 2 डिजिट एंड सिंगल डिजिट। ठीक है, तो केस 1 करते हैं। केस 1 में मैं बोल रहा हूँ 5 डिजिट हो जाए, तो 4 डिजिट हो जाए, 3 4। अभी मेरे पास 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट्स है, लेकिन अगर मुझे फर्स्ट प्लेस फिल करना है तो 0 तो नहीं इंक्लूड कर सकता, तो 9 ऑप्शंस अवेलेबल है। तो आउट ऑफ 10 मैंने एक यूज कर लिया, तो 9 ऑप्शन इधर पे है। लेकिन सेकंड में 0 हो सकता है ना, 10 में से एक यूज किया मैंने, तो 9 तो अभी भी मेरे पास बचे, तो 9।
इसके बाद करेंगे तो आएगा 8 एंड इसके बाद करेंगे तो 7। क्लियर हुआ? केस टू क्या बोले, 4 डिजिट्स तो बना लिए हम लोग ने, लेकिन 3 डिजिट नंबर्स भी तो 5 डिजिट नंबर से छोटे हैं ना। तो जीरो इंक्लूड नहीं होगा तो इधर पे 9 वेस है, सेकंड में जीरो इंक्लूड हो जाएगा तो इधर भी 9 वेस है, एंड थर्ड में 8 वेस, क्योंकि डिस्टिंक्ट है। केस थ्री क्या होगा? अच्छा, हम लोग ने 3 डिजिट यूज कर लिए, तो अभी हम लोगों को क्या बनाने पड़ेंगे? 2 डिजिट नंबर्स। 2 डिजिट में जीरो नहीं इंक्लूड कर सकता तो 9 हो गया, एंड इधर पे जीरो इंक्लूड कर सकता हूं मैं, तो 9। एंड केस फोर, केस फोर में क्या होगा कि मुझे सिंगल डिजिट नंबर्स चाहिए ना। ठीक है, केस फोर में मुझे सिंगल डिजिट चाहिए। अब इधर एक प्रॉब्लम है कि उसने बोला है कि नेचुरल नंबर्स की बात की है। नेचुरल नंबर्स की बात करिए तो मैं जीरो तो इंक्लूड करूंगा ही नहीं। तो मेरे पास 1 से लेके 9 तक के ऑप्शंस अवेलेबल है, तो मेरे पास 9 वैसे हैं एक डिजिट को फिल करने के लिए। तो अगर हम लोग देखें टोटल नंबर ऑफ वेज, तो सबको ऐड करना पड़ेगा। 9 9 8 7 प्लस 9 9 8 प्लस 9 इंटू 9 प्लस 9। अगर आप इन सबको कैलकुलेट करोगे तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा 5274। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। Find the number of arrangements of the letters of the word independence when words begin with I and end with P। ठीक है, इंडिपेंडेंस INDEPENDENCE। इसमें से देखते हैं कि मेरे पास n कितनी बार रिपीट हो रहा है। आप देखोगे इधर तो n एक बार, दो बार, तीन बार। तो n का जो रिपीटिशन काउंट है वो है मेरे पास 3। सिमिलरली जो दूसरा अल्फाबेट रिपीट हो रहा है वो हो रहा है डी। कितनी बार रिपीट हो रहा है डी मेरा? एक बार हो रहा है, दो बार हो रहा है। तो डी का जो रिपीटिशन काउंट है वो है 2। एंड फाइनली थर्ड जो मेरा रिपीट हो रहा है काफी बार वो है ई। तो ई कितनी बार हो रहा है रिपीट? 1 2 3 4। तो ई हो रहा है 4। एंड मेरे पास जो कुछ लेटर से रिपीट नहीं हो रहे वो है आई पी सी। तो आई पी सी ये कैसे है? तो मेरे पास टोटल कितने हो गए? 4 प्लस 3 7 2 9 प्लस 3 12। तो मेरे पास टोटल 12 लेटर्स आर देयर। ठीक है, टोटल 12 लेटर्स आर देयर। उसमें कंडीशन क्या दिया हुआ है कि वर्ड्स बिगिन विथ आई एंड एंड इन पी। तो अगर मैं आई से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक आई 11, और इसको हमें फिल करना है, पी को एंड करना है। तो जो मुझे चेंजेस करने हैं वो बीच में ही करना है ना। तो अगर मेरे पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं तो मैं उसको कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ? 10 फैक्टोरियल वेज से। लेकिन उसमें से आई 3 बार रिपीट हो रहा है, डी 2 बार और ई 4 बार। तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। इसे सॉल्व करो आप। 8 7 6 5, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एलिमिनेट होगा। ये 3 फैक्टोरियल हो गया 6, और ये हो गया 2। 6 और 6 एलिमिनेट हुआ। ठीक है, और 2 1 जा, 2 5 जा। तो आप देखोगे ये हो गया 5 5 जा 25। इस 8 में से एक मैंने 4 लिया तो 100। मेरे पास बचा क्या? एक 9, एक 2 और एक 7। तो ये हो गया 100 इंटू 9 2 जार 18, 8 7 जार 56। तो यूनिट डिजिट इधर पे 6 आ रहा है, तो आप देखोगे तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो गया 12600। यूनिट डिजिट 6 है, उसके बाद दो जीरो से, तो वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में अवेलेबल है। नंबर ऑफ वेज in which three boys and three girls, all are of different heights, can be arranged in a line so that boys as well as girls among themselves are in decreasing order of their heights from left to right। अच्छा, तीन बॉयज हैं, समझो हम इसको बोलते हैं B1 B2 एंड B3। एंड मेरे पास तीन गर्ल्स हैं, तो ये हो जाएगा G1 G2 एंड G3। मुझे क्या करना है? तीन बॉयज एंड तीन गर्ल्स को उस तरीके से अरेंज करना है कि बॉयज की जो हाइट है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो अपने कंपैरिजन में,
गर्ल्स की जो हाइट है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो अपने कंपैरिजन, मतलब बॉयज अपने आप को बॉयज से कंपेयर करेंगे, गर्ल्स अपने आप को गर्ल्स से कंपेयर करेंगे। मैं ये बोलता हूँ कि जो इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइट है वो हो जाए B1 सबसे बड़ा है, फिर B2 एंड देन B3। सिमिलरली गर्ल्स का हो जाए G1, G2, G3। अगर आप कॉम्बिनेशंस देखोगे तो क्या होगा, एक ऐसा हो जाए B1 हो जाए, B2 हो जाए, B3, G1 हो जाए, G2 हो जाए, G3। एक तो कॉम्बिनेशन ये हो जाएगा। दूसरा ऐसे भी तो हो सकता है ना, B1 हो जाए, G1 हो जाए, B2 हो जाए, G2 हो जाए, B3 हो जाए, G3 हो जाए। क्योंकि अभी भी मैं अगर बॉयज को कंपेयर करूंगा तो उनकी जो हाइट है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, एंड अगर अभी भी मैं गर्ल्स को कंपेयर करूंगा तो उनकी जो हाइट है वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्लियर हुआ? तो अभी हम लोग को ऐसे केसेस बनाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, तो नॉर्मल अप्रोच क्या बोल सकते हैं हम लोग, हमारे पास 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हम उस 6 ऑब्जेक्ट्स को 6 फैक्टोरियल वेज में डिवाइड करेंगे। 6 ऑब्जेक्ट्स हैं तो 6 फैक्टोरियल वेज में डिवाइड करेंगे। एंड बॉयज का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर का रेशियो जो सीक्वेंस है वो तो एक ही पॉसिबल है ना, B1, B2, B3। ये एक ही कॉम्बिनेशन है जिसमें बॉयज डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो अगर मैं बॉयज को अरेंज करूंगा तो वो 3 फैक्टोरियल वेस में अरेंज कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 3 ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनको हम 3 फैक्टोरियल वेस में अरेंज करेंगे। लेकिन उस 3 फैक्टोरियल में से एक ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो मुझे करेक्ट सीक्वेंस देगा, तो इस वजह से मैं इधर पे 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करूंगा। अब मैं गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स भी 3 है, तो अगर मैं उनको शफल अप करना चाहूँ तो मैं 3 ऑब्जेक्ट्स को 3 फैक्टोरियल वेस में शफल अप कर दूंगा। लेकिन उस सीक्वेंस में जो मेरा प्रॉपर होगा, जिसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर का जो सीक्वेंस है वो फॉलो होगा, वो G1, G2, G3 होने वाला है। तो 3 फैक्टोरियल में से सिर्फ एक ही करेक्ट सीक्वेंस है जो मुझे ये परफेक्ट आंसर देगा। तो हमारा आंसर है 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। आप इसे सॉल्व करो। 6, 5, 4, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एलिमिनेट हुआ, बचा 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल इज 6, तो ये एलिमिनेट हुआ, हमारा आंसर आएगा 20। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स A, B, C, D, E, F एंड G। तो मेरे पास लेटर्स है A, B, C, D, E, F एंड G, सो दैट नाइदर द पैटर्न बेग नॉर कैड अपीयर्स। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास समझो 7 लेटर्स हैं, अब मैं 7 लेटर्स में से कितने वर्ड्स बना सकता हूँ, 7 फैक्टोरियल वेज। अब 7 फैक्टोरियल्स में तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे ना, तो उसमें से उसने बोला है कि ऐसे कॉम्बिनेशंस बताओ जिसमें से बेग भी नहीं बनना चाहिए और कैट भी नहीं बनना चाहिए उस 7 लेटर के वर्ड्स में। अ, हम लोग ने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, एक मिनट। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। हम लोग ए को ऐसा इवेंट मानते हैं जिसमें मेरा बेग बन रहा है, बेग इज फॉर्म्ड। बी को ऐसा इवेंट मानते हैं जिसमें मेरा कैड इज फॉर्म्ड। और 7 लेटर वर्ड में एक ऐसा केस भी होगा ना जिसमें बेग एंड कैड दोनों बनेगा, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, बेग एंड कैड बोथ आर फॉर्म्ड। क्लियर हुआ? अब देखो मेरे पास टोटल वेस 7 अल्फाबेट्स, 7 लेटर्स हैं, तो टोटल मेरे पास कितने तरीके से बना सकता हूँ, तो वो हो गया मेरा 7 फैक्टोरियल। 7 है तो हम लोग 7 फैक्टोरियल वेस से बना सकते हैं। वेस इन विच बेग इज फॉर्म्ड, अगर मैं बोलूं ये जो 7 लेटर से वर्ड बन रहा है उसमें कुछ ऐसा होगा जिसमें बैग बनेगा। बैग हम लोग कैसे बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग BEG को एक बंडल में डालें और इस बंडल को प्लेस कर दें, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बंडल बनाएंगे जिसमें BEG हो। 3 इधर यूज हो गए, 1, 2, 3, 4, 4 इधर यूज हो गए, टोटल 7 हो गए। देखो इस बंडल को एक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे, जैसे हम लोग ने बंडल मेथड में किया था, बंडल एक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और ये 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, तो टोटल 5 ऑब्जेक्ट्स है, तो हम लोग 5 फैक्टोरियल वेस में इसको अरेंज करेंगे। लेकिन अगर मैं इसको बैक को अंदर शफल कर नहीं कर सकता, क्योंकि GEB होगा तो बैक तो बना ही नहीं, तो बैक के अंदर शफलिंग नहीं होगी। तो ये 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और एक ये बंडल, तो हम लोग इसको आपस में 5 फैक्टोरियल वेस में अरेंज करेंगे। सिमिलरली हम लोग ऐसे बोलेंगे, वेस इन विच कैड इज फॉर्म्ड। तो कैड फॉर्म होगा मतलब एक बंडल लेंगे जिसमें कैड हो गया, और बाकी के डिस्टिंक्ट लेटर्स को हम लोग ने इधर रख दिया, तो क्या होगा 1, 2, 3, 4, 4, और ये एक बंडल एक ऑब्जेक्ट, तो 5। तो इसको भी हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल। उसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं।
तो इसको कितने तरीके से लिखा जा सकता है, 5 फैक्टोरियल। ये हमारा हो गया, ठीक है। लास्ट केस, वेस इन विच बोथ बेग एंड कैड आर फॉर्म्ड। तो 7 लेटर का जो वर्ड उसमें बैग एंड कैट दोनों बन जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 बंडल बनाएंगे, एक में आया बैग, एक में आया कैट। 6 लेटर्स यूज हो गए, तो एक तीसरा लेटर। तो देखो, एक ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट और ये तीसरा ऑब्जेक्ट, तो 3 ऑब्जेक्ट्स को हम लोग 3 फैक्टोरियल बेस में अरेंज करेंगे। तो हमारे पास देखो, ए यूनियन बी मतलब बोथ बैग और कैड इज फॉर्म्ड। तो क्या होता है फॉर्मूला, ए का वैल्यू मतलब 5 फैक्टोरियल, बी का वैल्यू मतलब 5 फैक्टोरियल, और ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू मतलब -3 फैक्टोरियल। ये हो गया 120, 120 और ये हो गया 6, तो ये हो गया 234। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था, नाइदर बैग नॉर कैड ना। तो बैग और कैड बनने के कितने तरीके, 234। तो हम लोग क्या करेंगे, नाइदर बैग नॉर कैड, इसको ऐसे करेंगे कि टोटल में से इसको हम लोग माइनस कर देंगे। बैग और कैट कितने बार बन रहा है, 234 टाइम्स। तो टोटल में से अगर मैंने 234 निकाल दिया, तो वो ऐसे केसेस हुए जिसमें बैग भी नहीं बनेगा और कैट भी नहीं बनेगा। तो ये हो गया हमारा 7 फैक्टोरियल माइनस 234। आप इसको सॉल्व करोगे तो 4806। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सम, हाउ मेनी डिफरेंट 9 डिजिट नंबर्स can be formed from the number 2233558888 by rearranging its digit so that odd digits occupy even position। मेरे पास जो नंबर है वो है 2233558888। तो इधर पर ऑड डिजिट्स क्या है, 33 और एक है 555। इवन डिजिट्स क्या है मेरे पास, इवन डिजिट्स है 22888। कंडीशन ऐसी है कि ऑड डिजिट शुड ऑक्यूपाई इवन पोजीशन, तो हम लोग इसमें गैप मेथड यूज कर लेंगे। ठीक है, ऑड डिजिट्स को हम लोग टोटल 9 है ना, एक मिनट, हम लोग क्या करते हैं, पहले 9 स्पेसेस बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर हुआ। अब इसमें से इवन ये है, एक इवन ये है, एक इवन ये है, एक इवन ये है एंड एक इवन ये है। तो इन 4 जगह पर ही मुझे ऑड डिजिट्स बनाने हैं। मेरे पास टोटल ऑड डिजिट्स देखो 4 है, और 4 में से मुझे 4 जगह फिल करनी है, तो मैं कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूँ, 4C4। लेकिन इनको मैं 4 को आपस में शफल भी करूंगा ना, तो हो गया 4 फैक्टोरियल। लेकिन आप एक चीज और ध्यान दो कि इसमें से 3 2 बार रिपीट हो रहा है, 5 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये हो गया 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। क्लियर हुआ। उसके बाद अगर मैं इवन डिजिट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास टोटल इवन डिजिट्स कितने हैं, 5। और मेरे पास स्पेसेस कितने जहां पर मैं इवन डिजिट्स को फिल करूंगा, वो भी है 5। तो 5C5। क्लियर हुआ। लेकिन 5 ऑब्जेक्ट्स को मैं आपस में शफल भी तो कर सकता हूँ, तो वो हो गया 5 फैक्टोरियल वेस। लेकिन इस 5 फैक्टोरियल वेस में से आप देखोगे 8 3 बार रिपीट हो रहा है, 2 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये हो गया 3 फैक्टोरियल और ये हो गया 2 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करोगे तो 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। क्लियर हो गया रहेगा आपको आइडिया। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्व करते हैं इसे। हम्म अब इसे सॉल्व करेंगे तो इस 4 फैक्टोरियल को हम लोग 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, इस 5 फैक्टोरियल को हम लोग 120, एंड इसको 2 हमें दे देगा 8, और ये हो जाएगा हमारा 3 फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल एलिमिनेट हुआ। 4 1 जा 4 2 जा 2 1 जा 2 60 जा, तो करेक्ट आंसर आ रहा है 60। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ठीक है। द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 50 identical things, okay, 50 identical things among 8 person such that 3 of them get 8 things, 3 of them get 8 things each, तो 3 लोगों के पास 8 8 8 जाएगा। 2 of them get 7 things each, 2 के पास 7 7,
एंड रिमेनिंग 3 गेट 4 थिंग्स ईच। तो बाकी जो 3 है उनके पास 4 4 जा रहा है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं हम इन्हें क्या कर रहे हैं, 8 पर्सन्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो मेरे पास पर्सन्स कितने हैं, 8। क्लियर हुआ? अब 8 पर्सन्स में से कैसे होगा कि 3 लोगों को 8 8 8 ही जाने वाले ऑब्जेक्ट्स, 2 लोगों को 7 7 जाएंगे, एंड बाकी के 3 लोगों को 4 4 4 जाएगा। क्या बोला हम लोग ने, 8 पर्सन्स है, 8 पर्सन्स हम लोग बोलते हैं P1 P2 P3, ऐसे करते करते हमारे पास ये जाएगा P8 तक। अब इन पर्सन्स में से पहले क्या होगा कि 3 पर्सन्स को 8 8 8 जाने वाले, तो मैं बोलता हूँ कि P1 P2 P3 हो जाए वो। तो P1 P2 P3 को 8 8 8 मिल गया, P4 P5 को हमारा 7 7 मिल गया, एंड P6 P7 P8 को हम लोग क्या करेंगे, 4 4 4 हम लोग अपना डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, एक मिनट, ओके, फिर सॉल्व करते हैं इसे। लेकिन हम लोग को कैसे पता चलेगा कि वो कौन से 3 लोग होंगे जिनको हमारा 8 8 8 मिलने वाला है, कौन से 3 लोग होंगे जिनको 4 4 4 मिलेगा, और कौन से 2 लोग होंगे जिसको 7 7 मिलेगा? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ बंडल्स। हम लोग इन 8 लोगों का बंडल बना देंगे। कैसे कि 8 मेरे पास ऑब्जेक्ट्स थे, उसमें से मैंने 3 लोगों का एक बंडल बनाया जिनको 8 8 8 मिलेगा, 2 लोगों का मैंने बंडल बनाया जिनको 7 7 मिलेगा, एंड मैंने वापस से 3 लोगों का बंडल बना लिया जिसको 3 3 मिलने वाला, सॉरी 4 4 4 मिलेगा। अब ये तो आप देखोगे डिवीजन इनटू ग्रुप्स वाला हो गया, तो इसको कैसे करेंगे, 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। लेकिन ये जो 3 है वो 2 बार रिपीट हो रहा है ना, तो ये हो गया 2 फैक्टोरियल। और आप ऐसे भी तो देखो कि मैं चाहूँ तो बंडल्स में भी तो शफलिंग कर सकता हूँ। मतलब जिस बंडल में मैंने 8 8 8 दिया था, मैं उसमें चाहूँ तो 4 4 4 भी दे सकता था। तो उस वजह से मुझे ये 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो पहला ग्रुप था जिसमें मैंने 8 8 8 दिया था, मैं चाहता था उसमें मैं 4 4 4 भी दे सकता था। तो इस वजह से ये वाला पैटर्न बनेगा, एक 2 फैक्टोरियल एलिमिनेट हुआ, तो आएगा 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर, और ये हुआ 2 फैक्टोरियल। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। द नंबर ऑफ वेज इन विच द डिजिट्स ऑफ द नंबर, कौन सा नंबर, 1 2 5 4 3 1 2 5 4 5, एक मिनट, 1 2 5 4 5 1 2 5 4 5 3 7 5 2 the number of ways in which the digits can be rearranged so that no two fives come together। अच्छा, फाइव्स को साथ में नहीं रखना है ना हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, गैप मेथड यूज कर लेंगे। गैप मेथड, देखो मेरे पास 5 कितना है, 1 2 3, और मेरे पास टोटल नंबर्स कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम लोग फाइव्स को अरेंज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 2 4 3, 1 2 4 3 7 2। हम लोग ने बाकी डिजिट्स को अरेंज कर लिया है। ठीक है, अब जो 5 को साथ में नहीं रखना, तो 5 इधर बीच बीच में कहीं तो आएगा। देखो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। तो 6 ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन 6 फैक्टोरियल वेज, एंड जो 5 आएगा वो इन 7 में से किसी एक मेरे पास 3 5 है और मेरे पास 7 वेकेंट स्पेसेस है, तो 7 में से कोई 3 वेकेंट स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा। क्लियर हुआ? मेरे पास जो करेक्ट है वो क्या है कि मैं 6 ऑब्जेक्ट्स को 6 फैक्टोरियल वेज में अरेंज करूंगा, एंड मेरे पास 3 5 है, तो वो 3 5 इन 7 वेकेंट स्पेसेस में कहीं तो आएगा। और आप ऑब्जर्व करोगे ये जो मैंने इधर पे शफलिंग करी है 6 फैक्टोरियल बेस में, इसमें से 2 जो है मेरा 2 बार रिपीट हो रहा है, तो लाइक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी के हिसाब से हमको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, 5 को आपस में शफल करके कुछ मतलब है क्या? क्योंकि इधर अगर 5 है, इधर 5 है, इधर 5 है, मैं अगर शफल भी करूंगा तो भी तो 5 ही रहने वाला है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वेज in which 7 persons can be arranged on a round table if two particular persons may not sit together। अच्छा, राउंड टेबल की आपने प्रॉपर्टी देखी है, राउंड टेबल, अगर मेरे पास
n ऑब्जेक्ट्स हैं तो हम राउंड टेबल में उसे सिर्फ n-1 फैक्टोरियल वेज में ही शफल कर सकते हैं, ठीक है। The number of ways in which 7 persons can be arranged on a round table if two particular person may not sit together, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हाँ, हम ऐसा करेंगे कि उन दोनों को है ना, पहले टोटल वेस्ट निकालते हैं और उन दोनों को हमेशा साथ में ही बिठा देते हैं। टोटल में से अगर वो केस मैंने माइनस कर दिया तो मेरा एक्चुअल आंसर आ जाएगा। तो टोटल वेस्ट कैसे निकालेंगे हम? टोटल वेस्ट हो गया 7 पर्सन है तो हम उसे 7-1 फैक्टोरियल वेस्ट मतलब 6 फैक्टोरियल वेस्ट में अरेंज कर सकते हैं। अब 7 में ना तो P1 होगा, P2 होगा, P3 ऐसे करते करते ये 7% P7 होगा। तो हम बोलते कि ये P1 P2 ऐसे पर्सन है जिनको है ना हमेशा साथ में नहीं बैठाना था। तो हम लोग ने उनको क्या किया, एक बंडल में डाला। उस बंडल को हम लोग ने इधर पे सर्कुलर टेबल में डाल दिया। तो ये पहला बंडल जिसमें P1 P2 साथ में बैठ रहे हैं, P3 P4 P5 P6 P7। आप इधर ऑब्जेक्ट काउंट करेंगे तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब अगर ये 6 ऑब्जेक्ट्स हैं तो राउंड टेबल में हम इन्हें 6-1 फैक्टोरियल वेज में शफल कर देंगे। एंड ये P1 P2 को हम लोग आपस में भी तो शफल कर सकते हैं। तो ये हो गया 2 फैक्टोरियल। तो इसका जो आंसर आया वो आया 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो एक्चुअल नंबर ऑफ वेज कितना हुआ, एक्चुअल वेज वो हुआ 6 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इंटू 2। 5 फैक्टोरियल आप कॉमन लेंगे तो 6-2। 5 फैक्टोरियल का आंसर है 120, 6-2 4, तो ये हो जाएगा 480। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज in how many ways 15 members of a council sit on a circular table when the secretary is to sit on one side of the chairman and the deputy secretary on the other side। देखो ठीक है, एक सेक्रेटरी है, चेयरमैन है एंड डेप्यूटी सेक्रेटरी है। तो सेक्रेटरी, चेयरमैन एंड डेप्यूटी सेक्रेटरी, इन तीनों को हम लोग एक बंडल बना लेते हैं क्योंकि इनको हमेशा साथ में रखना है ना। तो इनको हम लोग क्या करेंगे, एक बंडल बना लेंगे। और अगर राउंड टेबल है तो ये एक बंडल आया तो ये कितने लोग हुए, 3। टोटल 15 थे तो मेरे पास अभी भी 12 लोग हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अभी ये टोटल आप काउंट करेंगे तो 12 एक 13, मेरे पास टोटल 13 ऑब्जेक्ट्स हैं। एंड 13 ऑब्जेक्ट्स को अगर मुझे राउंड टेबल पर शफल करना है तो 13-1 फैक्टोरियल वेज से कर सकता हूं मैं। एंड चेयरमैन के एक साइड डेप्यूटी सेक्रेटरी होगा, एक सेक्रेटरी। तो ये अरेंजमेंट ऐसे भी तो हो सकता है ना, मेरा चेयरमैन बीच में है, डेप्यूटी सेक्रेटरी ये साइड एंड सेक्रेटरी ये साइड। तो इसको भी, ये जो अंदर का बंडल है, हम उसे 2 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकते हैं बाय फिक्सिंग द चेयरमैन। तो चेयरमैन को फिक्स किया तो उन दो ऑब्जेक्ट्स को हम 2 फैक्टोरियल वेज में शफल करेंगे। तो इसका ऑप्शन हो गया 12 फैक्टोरियल इंटू 2। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। 20 persons are invited for a party, ठीक है। In how many different ways can they and the host be seated on the circular table if 2 persons are to be seated on either side of the host? देखो 20 persons को हम लोग ने इनवाइट किया हुआ है एंड एक मेरे पास क्या है, होस्ट। तो टोटल आप काउंट करेंगे तो मेरे पास 21 पर्सन हो गए, ठीक है। तो ऐसे होगा P1 P2 ऐसे करते करते मेरे पास P20 तक जाएगा एंड एक आएगा मेरे पास होस्ट। और कंडीशन ऐसा है कि इफ टू पर्टिकुलर पर्संस आर टू बी सीटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द होस्ट, तो वो जो टू पर्टिकुलर पर्संस है हम लोग उसको बोलते हैं P1 P2। तो क्या होगा, मेरे पास होस्ट है तो एक बार होगा P1 इधर हो जाए, P2 इधर हो जाए। अगर मैंने इसको बंडल बनाया और मैं राउंड टेबल पर अरेंज कर रहा हूँ तो इधर पे आया P1 H P2। ये मेरे पास 21 में से 3 मैंने इधर पे लिया तो मेरे पास अभी भी कितने ऑब्जेक्ट्स बचे, 18। तो इधर पे मैं 18 लोगों को बिठाऊंगा, ऐसे करते करते ये मेरे पास 18 होगा। और इस बंडल को लेकर 19, 18 पर्संस एंड एक बंडल, तो 19 ऑब्जेक्ट्स हो गए। 19 ऑब्जेक्ट्स को अगर मुझे अरेंज करना है तो वो 19-1 फैक्टोरियल वेज से होगा। और P1 H P2 ऐसे साथ में बैठना चाहिए था, तो ऐसा एक केस होगा ना जहां पर P2 होगा, फिर H होगा, फिर P1 होगा। तो हम होस्ट को फिक्स करके बाकी दो ऑब्जेक्ट्स को 2 फैक्टोरियल वेज में शफल कर देंगे। तो इधर पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 18 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल इज 2, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी।
in how many ways 5 boys and 5 girls sit on a circle such that no two boys sit together. ठीक है, 5 boys 5 girls है और बॉयज को साथ में नहीं बिठाना है ना, तो हम लोग इसमें गैप मेथड यूज करेंगे। और गैप मेथड किसमें? सर्कुलर टेबल में। तो आप देखो एक मेरे पास टेबल है, बॉयज को अलग करना है तो हम लोग पहले गर्ल्स को अरेंज कर देंगे। तो G1 हो गया, G2, G3, G4 एंड ये हो गया G5। ठीक है, मैंने 5 गर्ल्स को इधर अरेंज किया। अब जब मैं गर्ल्स को अरेंज कर रहा हूँ सर्कुलर टेबल्स पे तो 5 है, तो मुझे एक सर्कुलर अरेंजमेंट में प्रॉब्लम ये रहती है कि उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं रहता है। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट बताने के लिए हम लोग को एक ऑब्जेक्ट को फिक्स करना पड़ता है। तो 5 गर्ल में से मुझे एक गर्ल इसलिए यूज करनी पड़ेगी ताकि मुझे स्टार्टिंग और एंडिंग पता चल जाए। तो ठीक है, तो 5 गर्ल्स को अगर मैं सर्कुलर अरेंजमेंट में अरेंज करना चाहूँ तो 5 - 1 फैक्टोरियल होगा। और आप इधर देखो, बॉयज इधर आ सकता है 1 स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस, 4 स्पेस, 5 स्पेस। तो 5 स्पेस में से मुझे 5 बॉयज को फिट करना पड़ेगा एंड इधर पर मैं बॉयज को आपस में शफल कर सकता हूँ। तो आपको चाहिए तो मैं इधर पे बता देता हूँ हम लोग ने क्या किया है। ये जो चीज लिखी है मैंने, ये क्या है? अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स इन सर्कुलर टेबल। ये क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ वेकेंट स्पेसेस फॉर बॉयज। और ये जो 5 फैक्टोरियल, ये क्या किया हम लोग ने? अरेंजमेंट ऑफ बॉयज। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं हम लोग। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस व्हेन ऑल द वॉवेल्स अकर टुगेदर। ठीक है, वॉवेल्स को साथ में रखना है हमें। तो INDEPENDENCE। इसमें से हम लोग ने ये पहले भी किया था, तो आप देखोगे डी मेरा 2 बार रिपीट हो रहा है, ई मेरा 4 बार रिपीट हो रहा है, एन मेरा 3 बार रिपीट हो रहा है और IPC मेरे डिस्टिंक्ट है। तो IPC डिस्टिंक्ट है। इसमें से आप देखोगे मेरे वॉवल्स कौन सा है? 4 ई एंड 1 आई। तो मेरे पास है 5 वॉवल्स। अगर हमें वॉवल्स को साथ में रखना है तो हम लोग इसे क्या करेंगे? बंडल बना देंगे। तो E ठीक है, तो हम लोग ने एक बंडल बना दिया। मेरे पास टोटल 12 थे ना लेटर्स, 12 में से 5 को मैंने एक बंडल बना दिया, तो ये मेरा आया बंडल। और बाकी के साथ तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये 7 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, 8 बंडल, तो हम इसे अरेंज कर सकते हैं 8 फैक्टोरियल वेस में। अब ये जो बंडल के अंदर के ऑब्जेक्ट्स है वो 5 ऑब्जेक्ट्स को हम लोग कितने तरीके से शफल करेंगे? 5 फैक्टोरियल वेस में। लेकिन इस 5 फैक्टोरियल में 4 तो सेम है ना, तो इसे 4 फैक्टोरियल वेस से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग ने क्या किया यहाँ पर? ये जो 8 है, तो अरेंजमेंट ऑफ 7 ऑब्जेक्ट्स एंड 1 बंडल। और ये जो 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल है, ये हो गया अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इनसाइड बंडल। तो आप इसे लिखोगे तो ये हो गया मेरा 8 फैक्टोरियल। इस 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल को आप क्या करोगे? अच्छा, एक चीज जो हम लोग ने और मिस कर दी है, शायद से इधर पे मिस कर दिया है, वो ये है कि ये जो मैंने 8 फैक्टोरियल बेस में अरेंज किया है उसमें से n 3 बार रिपीट हो रहा है और d 2 बार रिपीट हो रहा है ना, तो इसे मुझे 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल वे से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अभी मेरा कैलकुलेशन ऐसे होगा 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। क्यों? ये क्या था? क्योंकि हम लोग ने ई तो अलग कर दिया लेकिन एन भी 3 बार रिपीट हो रहा था, डी भी 2 बार रिपीट हो रहा था, तो 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल भी आएगा यहाँ पर, और ये 8 फैक्टोरियल। इसे कैलकुलेट करेंगे तो इस 5 को हम 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते। तो ये 4 और ये 4 एलिमिनेट हुआ। तो कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर क्या बचा हमारे पास? बचा है 8 फैक्टोरियल बचा है, 5 बचा है, 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। तो इसे सॉल्व करेंगे 8 7 6
5 4 3 फैक्टोरियल, ये आया 5, ये आया 3 फैक्टोरियल और ये आया मेरे पास 2। ये 3 फैक्टोरियल एलिमिनेट हुआ, ठीक है, 2 3 फैक्टोरियल एलिमिनेट हो चुके हैं मेरे पास। ये एक 2 है, ये 4 जा, देखो ये 25 हो गया, 5 5 जा 25, 25 4 जा हो गया मेरे पास 100। बचा क्या है मेरे पास, 7 है, 6 है, 7 बचा है, 6 5 ले चुका था मैं, ये 4, तो 6 4 जा 24 एंड 4 7 जा 28, तो यूनिट डिजिट में मेरा 8 आ रहा है और 2 0 है, तो इधर पे आ रहा है मेरे पास 16800, करेक्ट ऑप्शन। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस व्हेन वावल नेवर अकर टुगेदर। अभी हम लोग ने जो वैल्यू निकाली थी वो क्या थी, वावल्स अकर टुगेदर की। उसने पूछा है वावल नेवर अकर टुगेदर ना, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले टोटल कॉम्बिनेशंस बना लेंगे कितने तरीके से वर्ड्स बन सकते हैं, उसमें से हम लोग वावल्स अकरिंग टुगेदर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमारे पास वो केसेस आ जाएंगे जिसमें वावल्स नेवर अकर टुगेदर। तो इंडिपेंडेंस के लिए जो सेम लॉजिक है प्रीवियस क्वेश्चन वाला, INDEPENDENCE है, ठीक है। तो इसमें n हमारा हो रहा था 3 टाइम्स, d हमारा हो रहा था 2 टाइम्स, e हो रहा था 4 टाइम्स, i p c क्या थे मेरे, डिस्टिंक्ट। तो अगर मैं टोटल वेज देखना चाहूँ तो टोटल वेज कितने, 12 लेटर्स हैं तो 12 फैक्टोरियल वेज, और ये 3 2 4 बार रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। एंड मुझे क्या पता है, वॉवल्स अकरिंग टुगेदर, उसका जो पिछले सम का सोल्यूशन था वो था 16800, तो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, वॉवल्स डज नॉट अकर टुगेदर, तो ये हो जाएगा टोटल माइनस वॉवल्स अकरिंग टुगेदर। तो टोटल है हमारा 12 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल माइनस 16800। आप इसे फिर सॉल्व कर सकते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 4 writers must write a book containing 17 chapters. The first and third writer must write 5 chapters, ठीक है, writer 1, writer 2, writer 3, writer 4। तो the first and क्या बोला है, the first and third writer must write 5 chapters each, तो ये हमारा writer 5 and ये writer 5। The second writer must write 4 chapters and the fourth writer must write 3 chapters. The number of ways that can be found to divide the books between the 4 writers, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए हमारे पास टोटल 17 चैप्टर्स है ना, तो जो पहला राइटर रहेगा वो 17 में से 5 लिखेगा। सिमिलरली मेरे पास बचे कितने चैप्टर्स है, 12, तो जो दूसरा राइटर रहेगा वो 12 में से 4 चैप्टर्स। थर्ड जो राइटर रहेगा मेरे पास 8 चैप्टर्स बचे, 8 में से 5 लिखेगा। एंड फाइनली जो लास्ट राइटर रहेगा वो 3 में से 3 चैप्टर्स लिखेगा। बस आप इसे सॉल्व करो, 17 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, और ये हो गया 1। अगर हम कुछ एलिमिनेट करेंगे तो आप देखेंगे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट एलिमिनेट हो चुका है। तो हमारे पास जो करेक्ट चीजें होंगी वो होगा 17 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल। तो हो गया 17 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर आज हम लोग ने अपना पीएनसी का लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट किया है। होप सो आप लोगों को समझ में आया रहेगा। एंड ऐसे ही हम लोग बहुत जल्द लेक्चर नंबर 4 भी लेकर आएंगे। और जो भी हम लोग लेक्चर लेते हैं तो उसमें हम लोग डिस्क्रिप्शन में लेक्चर के नोट्स के लिंक भी डाल देते हैं, तो अगर आपको चाहिए तो आप वो नोट्स भी रिफर कर सकते हैं। तब तक के लिए सॉल्व करते रहिए सम्स, एंड आज के लिए वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।